नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुपम लाइव क्लासेज पे। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिहार बोर्ड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है भूगोल का 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। जी हाँ, आपके एग्जामिनेशन में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ये यूनिट 1 संसाधन और इसके उपयोग से क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। आपको अपने YouTube चैनल अनुपम लाइव क्लासेज पे बहुत सारे प्रश्नों का जैसे में आपका सॉल्यूशन व्याख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज ये पहला क्लास है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास पसंद आएगी। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं बिना समय गंवाए हुए। मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10 का सब्जेक्ट हमारा जो है भूगोल का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आप लोग स्लाइड्स पर देख रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल एक एक प्रश्न एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक प्रश्न बहुत ही, आप इसको इस तरीके से पढ़ लो कि भाई इससे प्रश्न अगर एग्जामिनेशन में अगर आते ये आएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हर तरीके से करके रखना है। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? देखिए, मेरा जो स्क्रीन जो है ना वो थोड़ा सा नीचे लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? मेरा ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? उद्योगों की जननी कहा गया है। तो हमारा जो आंसर जो होना चाहिए वह है लोहा। जी हाँ, लोहा, क्योंकि सभी मशीनें तथा बुनियादी जो ढांचे जो हैं वह लोहे से ही बनते हैं। जितने सारे आप देखे होंगे फैक्ट्री में जितने सारे कल कारखाने जो मशीनरी का सामान जो बना हुआ है वो सब कुछ लोहा का ही बना हुआ है किसी भी फैक्ट्री में। तो कह सकते हैं कि लोहा क्या है? उद्योगों का क्या है? जननी है। लोहा उद्योग क्या है? जननी है। जैसे मम्मी के बिना घर नहीं चलता है, ठीक वैसे ही लोहे के बिना कोई फैक्ट्री नहीं चलती है। तो आशा करते होंगे आपको ये प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? तो आंसर क्या होगा हमारा? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिए और चलते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? फिर से पढ़ेंगे। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर चर्चा करने के लिए, सुनेंगे, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के देशों ने समय पर एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया। क्या किया? एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। फिर से सुनेंगे, किस लिए आया था भाई? पर्यावरण संरक्षण। किस लिए? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर चर्चा करने के लिए लगभग इस पे कुल 178 देशों ने, कितना? 178 देशों ने, जी हाँ, 178 देशों ने भाग लिया था। और जिसमें कहा गया था पर्यावरण को किस प्रकार से बचाना है, उसका सतत विकास कैसे करना है। सतत विकास करने का मतलब ये होता है, कि आप विकास करो लेकिन भावी पीढ़ी का जो भी संसाधन है उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए। तो आपको क्या करना है भाई? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 178 देशों ने भाग लिया था। उसे ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और इसमें याद करना है बच्चों, इसमें
तीन पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। तो इसमें जो प्रथम जो पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कब? याद कर लेना बच्चों, एग्जामिनेशन में ये पूछ दिया जाएगा, कहीं पूछ दिया जाएगा, बताओ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था। तो हमें इसको कर लेंगे। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन याद कर लेना बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और सर कहाँ पे हुआ था? तो सर ये ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील में जगह का नाम है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो या जेनेरियो ही भी कहा जाता है। तो रियो डी जेनेरो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपसे बच्चों पूछ दिया जाएगा। चलो बताओ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ कहोगे? सर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो सर ब्राजील में हुआ था। जगह का नाम क्या है? तो जगह का नाम क्या है? रियो डी जेनेरो। सर कब हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? तो सर 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। सर इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो सर इसमें 178 देशों ने भाग लिया था। कितना? 178 देशों ने क्या किया था? भाग लिया था। इसमें क्या हुआ था? एजेंडा 21, एजेंडा 21, इसमें एजेंडा 21 बना था। सर ये एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 21वीं सदी में पर्यावरण को बचाने के लिए, सुना बच्चों, 21वीं सदी में पर्यावरण को बचाने के लिए 800 पन्नों का एक एजेंडा तैयार किया गया था, या 800 पन्नों का एक प्रोग्राम तैयार किया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? 1992 में। सर दूसरा पृथ्वी सम्मेलन? जी हाँ सर, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो सर द्वितीय पृथ्वी जो सम्मेलन सर जो हुआ था, द्वितीय पृथ्वी जो सम्मेलन सर जो हुआ था, ये ठीक 5 साल बाद। कब? ठीक 5 साल बाद, यानी 92 + 5 1997 में। सर दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1997 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था बच्चों? सर ये तो सर याद है, बताओ, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हुआ था। ये दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। और सर थर्ड जो पृथ्वी सम्मेलन, जी हाँ, हमारा सवाल भी यही पूछा गया है कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो हमारा सर जो तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो बताओ बच्चों। तो बताओ ब्राजील तो सर होगा नहीं, ब्राजील तो होगा नहीं, क्योंकि ब्राजील में क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या हुआ था? ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। सर दक्षिण अफ्रीका? क्या सर दक्षिण अफ्रीका हो सकता है क्या? देखो भाई, यूएसए तो नहीं हुआ सर। यूएसए में क्या हुआ था? यूएसए में आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यूएसए में क्या हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और हमारा जो आंसर जो है सर वो दक्षिण अफ्रीका है। क्या है हमारा आंसर? है हमारा आंसर सर जो है वो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में सर था कि जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये कहां से हुआ था? याद करना बच्चों, जोहान्सबर्ग में। कहां पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कहां पे? जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका जगह का जोहान्सबर्ग, यहां पे हमारा क्या हुआ था? तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। क्या हुआ था? तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। तो याद करना बच्चों, ये 3 पृथ्वी सम्मेलन। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। कहां पे हुआ था बच्चों? ब्राजील। कहां पे हुआ था? ब्राजील। सब ब्राजील में जगह का नाम क्या था? वो रियो डी जेनेरो। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो जगह का नाम था, शहर का नाम था वो। और इसमें एजेंडा 21 प्रोग्राम को भी पास किया गया था। एजेंडा 21 वही है कि 21वीं सदी में पर्यावरण को किस प्रकार से बचाना है, उसके लिए 800 पन्नों का एक प्रोग्राम बनाया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। और इसमें लगभग 178 देशों ने भाग लिया था। कितना? 178 देशों ने भाग लिया था। फिर पढ़ेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। सर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो सर दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था ठीक 5 साल बाद 1997 में हुआ था, न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। और हमारा जो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये कब हुआ था? सर ये हुआ था ये ठीक 92 + 10, याद कर लेना, 92 + 10
कितना? 2002 में। कब हुआ था बच्चों ये वाला? ये 2002 में हुआ था। और इसे रियो प्लस 10 के नाम से जाना जाता है भी है। इसे रियो प्लस 10 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सम्मेलन पहले सम्मेलन के ठीक 10 साल बाद हुआ था। पहले सम्मेलन के ठीक 10 साल बाद हुआ था, तो इसे रियो 10 के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको, हमें नहीं लगता है कि अब पृथ्वी सम्मेलन से कोई प्रश्न आएंगे बिहार बोर्ड में तो आप लोग उसे छोड़ दोगे। बिल्कुल नहीं छोड़ना है बच्चों, क्योंकि अगर सवाल छूटेगा, आपका 80 नंबर के जो भी एसएसटी में जो प्रश्न रहेंगे, जिसमें 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, कोशिश करना बच्चों की वस्तुनिष्ठ गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न को गलती कर रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। ठीक है। और आप लोग के लिए मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूं, 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि किताबों के समुद्र में डूबना भी बाकी है। किताबों के समुद्र में डूबना भी बाकी है, भूगोल के नक्शों में खुद को ढूंढना भी बाकी है। किताबों के समंदर में डूबना भी बाकी है, भूगोल के नक्शों में खुद में ढूंढना भी बाकी है। ये काली मिट्टी और लोहा तो बस आगाज है मेरे दोस्त, ये काली मिट्टी और लोहा तो बस आगाज है मेरे दोस्त, अभी तो बोर्ड एग्जाम में झंडा गाड़ना बाकी है। चलिए अब हम लोग इसी के साथ हम नेक्स्ट सवालों की ओर करते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से क्या है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है कि सर अब बताइए जरा कि सर ये वन संरक्षण और प्रबंधन, जी हाँ, वनों को बचाने के लिए, वन को संरक्षण करने के लिए, उसके प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है? तो सर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। सर वो 3 भाग बता सकते हैं? जी हाँ, वो 3 भाग आपका है आरक्षित वन। पहला हमारा क्या है? आरक्षित वन। पहला हमारा क्या है बच्चों? आरक्षित वन, जिसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सर पहला हमारा क्या है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट, आरक्षित वन। इसमें सबसे अधिक मूल्यवान वन आते हैं, आपका मूल्यवान पेड़ आपका आते हैं। और भारत के आधे से जो ज्यादा जो वन है, आधा से ज्यादा वन है, वो किस कैटेगरी में आता है? वो आरक्षित वन की कैटेगरी में आता है। यहां शिकार करना मना है बच्चों। इस आरक्षित वन में क्या है? शिकार करना मना है। जी हां, इसमें शिकार करना मना है। इसमें लकड़ियों को काटने के लिए मना किया गया है। यहां पशुओं को चराना वर्जित किया गया है। इसके बाद है संरक्षित वन। दूसरा क्या है बच्चों? संरक्षित वन। क्या है? संरक्षित वन है। अब संरक्षित वन में क्या किया गया है? कुल वन का, ध्यान सुनना बच्चों, कुल वन का 1/3, कितना? कुल वन का 1/3 या 1/3 हिस्सा जो है भाई, वो क्या है भाई? संरक्षित वन की कैटेगरी में आता है। स्थानीय लोगों के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसमें छूट रखा है। क्या रखा बच्चों? थोड़ा सा छूट कर दिया है कि आप पे कुछ लकड़ियों को काट सकते हैं या कुछ जानवरों के लिए क्या आप अपना चारागाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसमें है? संरक्षित वन में। किसमें है बच्चों? ये संरक्षित वन में। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और जो थर्ड जो हमारा जो है बच्चों, अवर्गीकृत वन। क्या है? अवर्गीकृत वन है भाई। ये क्या है? अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत, इसमें जितने प्रकार के अन्य सभी प्रकार के जो भी आपका वन है, बंजर भूमि से जो भी आपका है, वो जो कोई सरकार या समुदाय निजी व्यक्ति के पास जो होता है, वो सब किसमें किया गया है? अवर्गीकृत में। तो जो हमारा जो प्रश्न जो था कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 3 वर्ग में आरक्षित वन, सेकंड हमारा है संरक्षित वन, और थर्ड हमारा क्या बच्चों? अवर्गीकृत वन। अब हम नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो हम सबसे पहले देखते भाई कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए सर, यह जो है
अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? यह अनवीकरणीय संसाधन है। सर अनवीकरणीय संसाधन से होता क्या है? ऐसा संसाधन जिसका भंडार सीमित है। सीधा सीधा समझो ना कि जब उसको तुम एक बार उपयोग कर लेते हो तो फिर मतलब हमेशा के लिए क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाता है। कोयला। अब जब कोयला आ ही गया है तो थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं कोयला का सर प्रकार भी देख लो भाई। कोयला का प्रकार भी आप देख लीजिए, एग्जामिनेशन में 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक बहुत बार पूछा गया है। कोयला का प्रकार बताएं। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कोयला? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। इसका सर 4 प्रकार का सर कोयला होता है। सर 4 प्रकार का कौन कौन? एंथ्रासाइट नंबर 1 पे कौन सा होगा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट। इसमें पता है ना कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय। यहां देखते हैं कोयला एंथ्रासाइट। सर एंथ्रासाइट में ना सर 90% से भी अधिक क्या है? कार्बन की मात्रा है। 90% से भी अधिक क्या है? सर इसमें कार्बन की मात्रा है। सर कार्बन का मात्रा 90% से भी क्या है? अधिक। सबसे अच्छे क्वालिटी का सर जो कोयला होता है वो हमारा कौन सा है? एंथ्रासाइट ए ग्रेड। और इस कोयले की खासियत पता है क्या बच्चों? इस कोयले की खासियत यह है कि कोयला में से धुआं नहीं आता है। इसके जलने पर जब एंथ्रासाइट कोयला को जब तुम जलाओगे ना तो जलने पर धुआं नहीं होता है बच्चों। इस जलने पर क्या होता है? इसमें धुआं नहीं होता है। जलने पर धुआं सर नहीं होता है इसमें। ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। दूसरा टाइप है, पहला तो हुआ एंथ्रासाइट। सर सेकंड क्या बताइएगा? सेकंड जो है ना बच्चों ये है बिटुमिनस। क्या है? बिटुमिनस कोयला। सेकंड है जो बिटुमिनस कोयला। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा मिलता है? वो बिटुमिनस ही कोयला है ये। इसमें यह 70 से 90% के बीच में क्या है? कार्बन की मात्रा है। 70 से 90% तक क्या है? कार्बन की मात्रा है। इसके बाद है लिग्नाइट बच्चों। इसके बाद क्या है? लिग्नाइट। बिल्कुल इसमें लगभग 40 से 70%, 40 से सर 70% का क्या है? कोयला है। 40 से 70% क्या है? इसमें कोयला है। और पीट देखना, इसमें कभी कभी ऐसा भी लिखा आता है लिग्नाइट में जो भी आपका सर कोयले का जो परसेंटेज है ना ये आपका लिग्नाइट में 40 से 55%, 60% के आसपास भी क्या होता है? इसमें आपका लिग्नाइट होता है ये। और पीट सबसे लो क्वालिटी का सर जो कोयला है पीट, ये क्या है? लो क्वालिटी का। लेस देन 30% या 40% की ही क्या होता है? इसमें कार्बन होता है। 40% से भी क्या होता है? कम इसमें कार्बन होता है। और यह कोयले के निर्माण का सबसे पहली जो अवस्था जो है ना वो कौन सा है? वह है हमारा पीट। ठीक है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। एक बात और याद करना बच्चों, लिग्नाइट को क्या कहते हैं हम लोग? भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा मिलता है? तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो है वह है कौन सा? हमारा बिटुमिनस कोयला। भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाला कोयला कौन सा है? वह है हमारा बिटुमिनस कोयला। समझ में आ रही है बात? तो बताओ कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? सर वो तो अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब जब एक बार आप यूज कर लो खत्म हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए खत्म। ठीक है। कोयला 4 प्रकार का पूछा जाता प्रश्न। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सर एंथ्रासाइट, दूसरा हमारा बिटुमिनस, थर्ड हमारा लिग्नाइट और चौथा जो हमारा जो है वो हमारा कौन सा है? पीट। ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला जिसमें आपका कार्बन की मात्रा 90% से भी ज्यादा, अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। इसको जलाने पर भी धुआं सर नहीं आता है। इसमें इसको जलाने पर धुआं नहीं होता है ये। ठीक है। तो ये आपका 4 प्रकार कोयला। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बिल्कुल हाँ, सुंदरवन। आप लोग भी पता होगा भाई ये सुंदरवन कहां पे है? तो सुंदरवन जो है, अब हम थोड़ा सा इस पर बारे में पढ़ते हैं। सर सुंदरवन कहां पे है? ये सुंदरवन तो हम लोग पढ़ेंगे भाई सुंदरवन कहां पे है। तो इसका सीधा आंसर लगाएंगे भाई, ये लगाएंगे कहां पे? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहां पे है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन जो भी है भारत के पश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा,
भारत का पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी हिस्सा और बंगाल तक ये फैला हुआ है ये, और ये सिर्फ बंगाल बड़े बांग्लादेश है ना, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक में फैला हुआ। पश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा आपका, जो भी आपका इस प्रकार का जो मैप बनाते हो, तो यहाँ का जो दक्षिणी हिस्सा ये आपका पश्चिम बंगाल का और बांग्लादेश, इसमें फैला हुआ है क्या आपका सुंदरवन। ठीक है बच्चों, सुंदरवन। और ये सुंदरवन गंगा, 3 नदियां गंगा ब्रह्मपुत्रा, गंगा ब्रह्मपुत्रा और गंगा ब्रह्मपुत्रा और मेघना, मेघना नदी द्वारा बनाया गया क्या है, ये डेल्टा है। पता है इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है? इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है बच्चों? कोई बता सकता है इसका नाम सुंदरवन? अब बताओ, कोई बताएगा? सुनो, सुंदरवन जो भी है इसका नाम पड़ने का रीजन क्या है कि सुंदरी नामक पेड़ इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फिर सुनना, यहां सुंदरी नामक पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन पड़ा। और ये जो सुंदरवन जो है ना, ये रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक स्थान है, प्राकृतिक निवास है ना। और यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो सवाल था कि सुंदरवन कहां पे है, सर पश्चिम बंगाल में। और ये सुंदरवन का क्षेत्र की बात किए थे, तो सुंदरवन का पश्चिम बंगाल का दक्षिणी छोर से लेकर बांग्लादेश तक ये फैला हुआ है। ये 3 नदियों का द्वारा बनाया गया मुहाना था। एक हमारा था गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी। इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा कि सर इस क्षेत्र में ना सबसे ज्यादा सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इसका जो नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो सुंदरवन कहां पे है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य में वनों का विस्तार, किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है? बताओ किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे ज्यादा है? तो सर सबसे ज्यादा जो है वो है हमारा मध्य प्रदेश। कहां पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जी हां, मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। यहां सागवान और साल के पेड़ बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पर पूछ दिया जाएगा वनों का विस्तार, तो सबसे पहले कहेंगे सर मध्य प्रदेश में। पहला क्या है स्थान आपका? मध्य प्रदेश में। सर इसके बाद जो हमारा जो आएगा दूसरा जगह क्षेत्र आपका होगा अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। और जो थर्ड जो हमारा जो है बच्चों वो है हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो यानी सबसे ज्यादा वनों का विस्तार कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कौन सी लकड़ियां मिलती है? तो कौन सी लकड़ियां मिलती है बताओ? तो यहां पे मिलता है सर सागवान मिलता है, और क्या मिलता है? सागवान मिलता है और साल के पेड़ मिलते हैं। क्या? सागवान और साल के पेड़ मिलते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा? बिल्कुल, अरे भाई क्या हो गया? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? बिहार बोर्ड जो बच्चे जो इस बार जो एग्जाम जो दे रहे हैं उनको ये प्रश्न का अगर जवाब नहीं पता है तो मुश्किल है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? अगर इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब है आपने पढ़ाई कितना किए हैं आपको भी पता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी समय बाकी है, अच्छे मार्क्स लाए जा सकता है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए आ जाएगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो सर इसका जो आंसर होना चाहिए वो है, बताओ, सबको पता होना चाहिए, और हमें जहां तक मालूम है सबको पता है इसका आंसर जो होगा वो जिमरमैन। ये हर एक बच्चे को पता होगा, ये हर एक बच्चे को पता है। ठीक है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। कहा आ रहा समझ में? अरे जिमरमैन चाचा कहले रहन संसाधन हो खेला ना,
बनावल जाला। मतलब जेकरा पास दिमाग बा वो बालू से भी सोना निकाल ली। समझ लो। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। अरे भाई क्या हो रहा है जी। समझ में आ रहा है? अगर क्लासेस समझ में आ रहा तो एक गुरुदक्षिणा आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ जितना सारा जो भी कंटेंट जो है हम इस चैनल पे ला सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है भैया? अभी मैंने कहा था सौर ऊर्जा, जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है भाई, तो सूर्य से जो ऊर्जा तो कभी खत्म थोड़ी होगा। नवीकरणीय संसाधन क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट चलते हैं। यस, क्योटो सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भैया, क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन, चलिए बताइएगा, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था भाई? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब बताइए क्या हो सकता है क्योटो सम्मेलन? तो सर क्योटो सम्मेलन हुआ था, ये सबको पता होना चाहिए, नाम से ही जापान में। कहां पे हुआ था? जापान में। जापान में क्योटो सम्मेलन हुआ था। और पूछ दिया जाता है, बताओ क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तुम कहना सर ये तो याद करो भाई, पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997, याद होगा। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997, न्यूयॉर्क, यूएसए। उसी प्रकार उसी टाइम 1997 में क्या था? क्योटो सम्मेलन किया गया था 1997 दिसंबर में। कब गए सर? दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था, जापान में हुआ था। जापान का एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम क्या है? क्योटो। इसी कारण इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल भी पड़ा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था सर? इसका जो उद्देश्य जो था ना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था। इसका सर क्योटो सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? आपसे पूछ दिया जाए भाई उसका उद्देश्य क्या था, तो सर ग्लोबल वार्मिंग जो था, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था। इसका सर उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था। क्या था ग्लोबल वार्मिंग? किन गैसों से हुआ था? तो गैस के उत्सर्जन से पृथ्वी का सर जो तापमान जो था ना, वो बढ़ रहा था। 6 हानिकारक गैस था जिसके उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परक्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड जैसे गैस शामिल थे। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था भाई, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था। जो 6 आपका जो 6 जो गैस जो थे ना, ये जो 6 जो गैस जो थे, इनके उत्सर्जन से रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान में, क्योटो सम्मेलन जो कि कहा हुआ जापान में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवालों की आते हैं। आ गया भैया, फिर से देख ले तुम्हारा ही प्रश्न है और इसका तो जवाब आपको पता होगा। इसका जवाब आपको पता होगा, अभी भी मैंने डिस्कस किया था। बताओ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? अरे भाई इधर आ जा तो, है ना? उधर कैसे चल गया रे, है ना? चल देखो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित हुआ था? फिर से क्वेश्चन आ गया वही। आपको पता होना चाहिए कि सर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो सर हुआ था ब्राजील में। कहां पे हुआ था? ब्राजील में। कब हुआ था? कब हुआ? तो सर 1997 में। भाई ब्राजील में जगह का नाम क्या था? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। इसी में तो हुआ था ना एजेंडा 21। एजेंडा 21 पारित हुआ था, 800 पेज का, सतत विकास के बारे में बोला गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। कब? कहां पे? ब्राजील, रियो डी जेनेरियो।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आ गया ये फिर से प्रश्न आया ये हीराकुंड बांध। अरे यार तुम क्या हो जा रहा है यार तुमको। हीराकुंड बांध कहां पे है? हीराकुंड बांध कहां पे है भाई बताओ, कोई बता सकता है हीराकुंड बांध कहां पे? बिल्कुल छोटा सा प्रश्न। सर हीराकुंड बांध तो है वो उड़ीसा में। कहां पे है हीराकुंड बांध? कहां पे है? उड़ीसा में है। सर हीराकुंड बांध के बारे में बताइए सर, उड़ीसा में कहां पे है? तो कहेंगे सर संबलपुर जिला। जिला है संबलपुर जिला, संबलपुर जिला में है भाई। कहां पे है? उड़ीसा में। कहां? संबलपुर जिला। सर तुमसे पूछ दिया जाए बताओ ये हीराकुंड बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? तुम कहोगे सर ये है महानदी पर। किस नदी पर है? तो सर ये है महानदी पर। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबा मिट्टी का बांध है ये। कौन? हीराकुंड बांध। तो प्रश्न आप क्या आएंगे बताओ हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो क्या लगाओगे? महानदी। कहां पे है? तो सर उड़ीसा में है। कौन सा जिला में है? तो संबलपुर जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं पृथ्वी को? सर पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ठीक है, इस क्योंकि यहां पे जल का अगर विस्तार की बात कर रहे पृथ्वी पर, सर जल का विस्तार महासागर वाला लेकर महासागरीय विस्तार की बात कर लेते हैं, तो सर 71% पर क्या है? पानी है। पता ही सबको कितना है? अर्थ पे 71% हमारे क्या है? वाटर है। और 29% भूमि है। 29% क्या है? भूमि है, लैंड है, भूमि। ठीक है, और अंतरिक्ष से देखने पर महासागरों के कारण पृथ्वी हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई। फिर से आया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बताओ? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लो, अरे भाई तुम सीधा रहा भाई। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सर वो है हीराकुंड बांध। कौन सा है हमारा? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? आंसर क्या होना चाहिए बताओ? भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है भाई? तो हमारा जो आंसर होगा सर वो जापान। ये जापान में हमारा जो लोहा जाता है भाई इंडिया से, वो कहां जाता है? जापान को। ठीक है, वर्तमान समय की बात करें ना, चाइना भी भारत से लोहा ले रहा है। अरे लोहा आयरन, वो लोहा नहीं। ठीक है, भारत से वो आयरन ले रहा है भाई, लोहा ले रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताब के अनुसार, एससीईआरटी के अनुसार, टेक्स्ट बुक के अनुसार, हमारा जो आंसर जो है वो क्या है? जापान। तो भाई आंसर कहां पे देना है? जापान में। ठीक है, 15, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? आंख बंद करो, सही जगह में आंसर लगाओ। वो हमारा क्या है? काली मिट्टी फसल है, वो है कपास की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। क से कपास, क से काली मिट्टी। क से कपास, क से काली मिट्टी, याद करना। काली मिट्टी का एक और नाम है पता है ना? पूछ दिया जाएगा काली मिट्टी का एक और नाम बताओ, तो क्या कहोगे? सर रेगुर मिट्टी। क्या कहोगे इसको? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ठीक है, आइए भाई, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? दमान लगाओ। 65%। प्राणियों के शरीर में
कितना परसेंट वाटर है भाई, पढ़े होंगे आप लोग बायोलॉजी में भी। 65%। पौधे में जल की मात्रा कितना होता है बताओ? पौधे में जल की मात्रा कितना होता है सर? 65 से 99%। 65 से 99%। हमारे मस्तिष्क में जल का परसेंटेज पता है? ब्रेन में कितना है भाई? 75%। हमारे बोन्स में पानी का मात्रा कितना है? हमारे हड्डियों में पानी का परसेंटेज कितना है? वो है सर 31%। कितना है वो है 31%। थोड़ा इला स्क्रीन ना ऊपर कर दीजिएगा, देखने में दिक्कत होता है। सॉरी 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर जो क्वेश्चन है भाई, अरे यार तुम आज तो भाई हो गया। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? सबको पता है, राजस्थान में। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहां पे है? राजस्थान में। देखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा लगता है कि, है ना, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम, अभी मैंने कहा था ना, क से काली, क से कपास, नाम है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम, काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। कौन सी फसल होती है? कपास। कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। इसका निर्माण कैसे होता है? सर ज्वालामुखी के फटने से। कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागरों में निहित है? अभी मैंने कहा था ना, महासागरों में 96.5%, 96.5%। महासागरीय जल कितना है? 96.5%। मीठा जल कितना है? 2.5%। मीठा जल 2.5%। बड़ा हिस्सा इसका बर्फ और ग्लेशियर में है। ग्राउंड वाटर कितना भाई? ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल 1% से भी कम। ठीक है, पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, कुल जगह कितना परसेंट भाग महासागरों में है? क्या कहोगे? 96.5% वाटर। नेक्स्ट बात करते भाई, आ जाइए नेक्स्ट। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? ये सबको पता है भाई, ये बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो हमारा आंसर जो होगा वह है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। शुरुआत कब हुआ था जी? सर 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। कहां से? तो सर यूपी का चमोली जिला, यूपी का चमोली जिला, यूपी का सर चमोली जिला से शुरुआत हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा। सर एक बात और, ये मेधा पाटेकर क्या भाई? तो मेधा पाटेकर से एक बात याद कर लेना, मेधा पाटेकर से एक बात याद कर लेना, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था यहां, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मेधा पाटेकर से जुड़ा हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? ये तो मेधा पाटेकर। और सुंदरवन बहुगुणा चिपको आंदोलन से। किससे? चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट सवालों की रहते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, है ना, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? सबको पता है भाई, पता ही होगा, एंड्रीन। क्या है? एंड्रीन।
मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन है वो है एंड्रीन। याद कर लेना, आएगा प्रश्न तो कर लेना। देश में बांधो किसने भारत का मंदिर कहा था? देश में बांधो किसने भारत का मंदिर? भाई भारत का मंदिर कहने वाले भी कौन थे? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश में बांधो को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आ गया, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित विदोहन से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा पहले, जब संसाधन का उपयोग बिना किसी भविष्य की योजना के लालचवश कर लिया, आप संसाधन का इस्तेमाल करो ना, संसाधन का इस्तेमाल करो, उसके लिए प्लानिंग बनाओ कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन आप क्या करें, संसाधन को अनाधून इस्तेमाल कर रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, लालचवश पैसा कमाने के चक्कर में ना उसका तुम मिसयूज कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास संसाधन बचेगा ही नहीं, उसको इस्तेमाल हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास होगा नहीं, और हमारी भावी पीढ़ी ऐसे ही रह जाएगी, आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी ऐसे ही रह जाएगी। जिस प्रकार से डाकुओं का मतलब होता है वस्तुओं का लूटपाट कर लेना, वैसे ही मानव लोगों का क्या हो गया है कि वो संसाधन को लूटपाट कर रहा है। जब संसाधनों का लूटपाट किया जा रहा है तो उसका मतलब उसका अनियोजित विदोहन हो रहा है। क्या हो रहा है? अनियोजित विदोहन हो रहा है। इसका मतलब डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधनों का अनियोजित विदोहन से। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, डिगबोई। कहां पे भाई? असम, डिगबोई। पता है, एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, आपको करना है इसको, ठीक है? असम, डिगबोई। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हा, कितना प्यारा सवाल, संस्कारी सवाल, आपको आना चाहिए था ये प्रश्न, क्योंकि इसका पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया था। मैंने डिस्कस किया है। कहां पर क्या डिस्कस मैंने किया है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार। मैंने बोला था ना, कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, 4 प्रकार का कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला, कार्बन का परसेंटेज 90% से भी ज्यादा, ठीक है सर। जब 90% से काला पूछ तो गया है तो वही तो पूछा हुआ है, तो बोला कि तो वही पूछा हुआ, तो आंसर लगाओ ना एंथ्रासाइट पे। सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कोयले का सर्वे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत बढ़िया सवाल है। कोयला भारत में सबसे ज्यादा कहां पे होगा जी? तो वो हमारा है झारखंड। कहां पे है? झारखंड, बिहार का, बिहार से बना हुआ एक और राज्य, बिहार का विभाजन करके बना हुआ एक और राज्य झारखंड। झरिया, धनबाद, बोकारो। झरिया, धनबाद, बोकारो। झरिया, धनबाद, बोकारो, सबसे ज्यादा कोयला। तो भाई भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा? झारखंड। कोयला अनवीकरणीय संसाधन, कोयला 4 प्रकार का, कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अच्छा क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन का मात्रा सर 90%। बिटुमिनस घरेलू कोयला, ठीक है। आपका फिर इसके बाद क्या है हमारा? लिग्नाइट, और इसके बाद क्या है हमारा? पीट। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, दिखाई दे रहा है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर ले रहे भाई। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, विद्युत उत्पादन करना पड़ता है, तो बताओ ये तो नहीं में हो जाएगा ना, ऐसा हमारा क्या होगा? विद्युत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अरे भाई क्या हुआ? 27
27 27 27 27 और कहाँ क्वेश्चन 28। अच्छा यहाँ लगा दिया गया, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो गया। 28 बताइए, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है भाई? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? अरब सागर में स्थित है ना मुंबई हाई। यस, जब भी हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं ना ऐसे, इधर का इलाका अरब सागर। किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। किस लिए? खनिज तेल के लिए। याद करना, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था भाई? कितना साल पहले हुआ? गोंडवाना 80% कोयला यहीं से आता है, गोंडवाना समूह का कोयला। 20 करोड़ साल पहले। कब का है ये? 20 करोड़ साल पहले। 20 करोड़ साल पहले। नेक्स्ट, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना असम डिगबोई। अभी भी बताया, असम का डिगबोई। नेक्स्ट, क्या बोर हो रहे हो क्या? चलो ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं, है ना, रात भी हो गई है। अभी लगता है कि रात का 12 बजने जा रहा है, हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों के लिए ही। और तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर सब कुछ मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कहां स्थापित किया गया है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कहां स्थापित किया गया है? राजस्थान, कोटा। राणा प्रताप सागर नाम से ही पता चल रहा है भाई कि ये तो कहां से थे, ये जब राजस्थान से ही तो बिलोंग करते थे। राजस्थान, कोटा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहां पे है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहां पे है? वो है, बताओ बताओ, लगाए, तारापुर। कौन सा? तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर। नेक्स्ट, एक यूनिट का क्या अर्थ होता है? एक यूनिट का क्या अर्थ? कुछ बीच में स्लाइड छूट गया क्या? कुछ स्लाइड्स लगता है बीच में छूट गया क्या? यस, 2 क्वेश्चन छूट गया बाबू ना, सही बोल रहा हूं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? वो है तुंगभद्रा। कौन सा है? तुंगभद्रा। याद कर लेना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। और एक स्लाइड और छूटा हुआ था, यस, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा, 2 बार ऊर्जा टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, एक उड़ा देते हैं, एक उड़ा देते हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? अभी मैंने कहा ना, एशिया का सबसे बड़ा, भारत का भी तो है ही, एशिया का सबसे बड़ा है, वो कौन सा है? वो है तारापुर का। वो है कौन? तारापुर। पूरे प्रश्न को बार बार पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए। अपने सवाल पे आ जाते हैं। एक यूनिट का अर्थ क्या है भाई? एक यूनिट का अर्थ क्या है? 1000 वाट बिजली का 1 घंटा तक इस्तेमाल। आप लोग फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे। एक यूनिट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट का मतलब क्या होता है?
1000 वाट बिजली का 1000 वाट बिजली का 1 घंटे तक जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई कि चल भाई 1 यूनिट उठ गया, बोलते हो ना सर 125 बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री है, 125 यूनिट बिजली, 125 यूनिट क्या है बिजली बिहार में फ्री है भाई, बिहार में तो बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो 1 यूनिट का याद करना कि सर 1000 वाट बिजली का जब आप 1 घंटा यूज कर रहे हो ना तो 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट, भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार कहां स्थित है? यूरेनियम, भाई यूरेनियम जादू तो चल गया रे तेरा, यूरेनियम जादू गोरा कहां पे है? यूरेनियम का जादू चल गया और हमारा आंसर भी आ गया, यूरेनियम जादू गोरा, यूरेनियम का जादू चल गया। झारखंड, क्या है? झारखंड। बिटुमिनस कोयला, अभी मैंने बताया था नहीं कोयला, बार बार कोयला आ रहा है भाई। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा, बिटुमिनस याद है? हाँ सर याद तो है, कितना? 70 से 90%। कितना? 70 से 90%। अरे भाई सीधे आंसर लगाओ ना, 70 से 90% कोयला, बिटुमिनस, घरेलू कोयला कहा गया इसको। उफ, हम भी थक गए भाई। धातु गलाने के लिए कोयला, हाँ चलो छूटा हुआ था भाई, धातु गलाने के लिए कोयला, अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन सा है बताओ? एंथ्रासाइट ना, यस। धातु गलाने के लिए किस प्रकार का कोयला का इस्तेमाल करते हैं? तो एंथ्रासाइट, अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट, कार्बन का मात्रा 90% से भी ज्यादा, एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट। धातु गलाने के लिए, लोहा को गलाने के लिए भाई इसका इस्तेमाल किया गया है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग 100 से भी ज्यादा, लगभग 100। कितने खनिज? 100। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो देखिए भाई, सीमेंट से घर बनता है, हाँ, घर बनने के बाद उस पर चूना से पेंट किया जाता है, हाँ, तो याद कर लेना भाई, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल जो होगा वो चूना पत्थर, क्या होगा? चूना पत्थर, ठीक है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह का उत्पादन करता है? लगभग 20%। कितना? लगभग 20%, लगभग 20%। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? लगभग 20%। दम याद कर लेना, 20%। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और है भाई, जल्दी से हम लोग करते हैं इसको भी खत्म। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क का प्रकार है? भाई लौह अयस्क हमको पता है, बिटुमिनस लिग्नाइट तो कोयला है, बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयला है, तो हेमेटाइट लोहा है, हेमेटाइट लोहा है, बोलते ना एकदम लोहा लेखा एकदम टाइट है, हेमेटाइट है। लौह अयस्क हेमेटाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मैग्नीज में भारत का उत्पादन भाई पूछा गया है, अरे भाई मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? मैं गणित में प्रथम हूं, मैग्नीज, मैग्नीज
है ना। मैग्नीज है, रुक जा भाई, तू भक्ता कहाँ है भाई। मैग्नीज भारत का स्थान, तो बोलते ना मैं गणित में प्रथम हूं, तो ऐसे याद करना, मैग्नीज तो प्रथम हूं, पहला है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान, नहीं फर्स्ट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट नहीं, ये होता है तीसरा, इसका स्थान है मैग्नीज का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा जाता है भाई, पूछ देगा पेपर में, क्या करोगे भाई। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है भाई। 1 टन इस्पात बनाने में कितना कहोगे, 10 किलो। 1 टन, टन 10 याद करना, टन 10 केजी, टन 10, और 10th क्लास भी है भाई ना, टन 10 टन हो गया 10th। तो 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज, 10 किलो। चलिए सर जी, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, बस पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और है भाई, पहुंचे हुए हैं। पढ़े, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओडिशा मैग्नीज, ओडिशा मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ले भाई, एक और आ गया। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बोलिए, एल्युमिनियम, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़े है ना। यस, बॉक्साइट, कौन सा, बॉक्साइट। 48, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है। अभ्रक, अभ्रक क्या है, अधात्विक। अभ्रक, अधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक। चरक, ये बाबा सवाल पूछते भाई, चरक, चरक का संबंध किस देश से था। चरक आयुर्वेद का जनक जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है चरक को, आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेद का जनक। जब बात करते हैं आयुर्वेद का, तो अपना देश भारत सबसे आगे, भारत। चरक को क्या बोलते हैं, आयुर्वेद का जनक। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, चरक संहिता, चरक संहिता, चरक संहिता, एक पुस्तक भी लिखा था। तो आयुर्वेद का जनक चरक, चरक कहां से संबंध करते हैं, भारत से। ठीक है, नेक्स्ट, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल। चलिए भाई, थोड़ा सा और है। अब टेक्सोल का उपयोग होता है, सर टेक्सोल का उपयोग होता है किस लिए, मलेरिया में कि एड्स में, कैंसर में कि टीबी में। तो सर टेक्सोल का जो उपयोग होता है वो कैंसर का दवा बनाने के लिए, किसका, कैंसर का दवा बनाने के लिए। और बात करते हैं टेक्सोल का, यह एक महत्वपूर्ण रसायन है। ठीक है, यह हिमालय नामक, हिमालय यव, कौन सा, हिमालय यव, हिमालय यव नामक पौधा से यह टेक्सोल निकलता है, ये एक रसायन निकलता है। ठीक है, और यह पेड़ की छाल और पत्तियों से,
पेड़ की छाल और पत्तियों से ये रसायन निकलता है टेक्सोल, जो कि कैंसर की दवाई बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सबसे लास्ट सवाल की हम बात करें, सबसे लास्ट सवाल 50 अर्धशतक लगने वाला है भाई। एक बॉल एक रन, यानी 1 मिनट और 1 क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसको बार बार देखिए, पढ़िए, याद कीजिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में झंडा गाड़ दीजिए। क्योंकि 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 14 बरिस से माई ने आंखों में एक आस पाली है, 14 बरस से माई ने आंखों में एक आस पाली है, बापू ने हर खुशी तेरे नाम कर डाली है, बापू ने अपनी हर खुशी तेरे नाम कर डाली है। मत रुकना मेरे शेर, मत रुकना मेरे शेर, अब हारने की गुंजाइश नहीं, मत रुकना मेरे शेर, अब हारने की गुंजाइश नहीं। इस बार मैट्रिक रिजल्ट से ही उनके घर में दिवाली है, इस बार मैट्रिक के रिजल्ट से ही उनके घर में दिवाली है। और ये सबसे लास्ट सवाल लगाने जा रहे हैं, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? लगता है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लगता है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और हमने पढ़ा था कि सर इसका सर जो आंसर जो होगा वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश है भैया, मध्य प्रदेश है। और चलो जी, इस बार महाशिवरात्रि में भोले बाबा की जय। मध्य प्रदेश। तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में भी करते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप हमें भेजिए, और इसी प्रकार का बहुत सारे क्लासेज आपका यूट्यूब पे लाइव हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लाइव लाने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के होने की वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो 1 से 2 दिन में बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर ले जाएगा। मैंने ये सोचा कि अगर भाई लाइव नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों ना हम वीडियो को ही डायरेक्ट मैं अपलोड कर दूं। थोड़ा सा इसमें तो दिक्कत तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के लिए हम ये सब कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे भी ऐसा ही वीडियो आते रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय बिहार। ठीक है, थैंक यू।